Hi, welcome to my YouTube channel that is Immunomics India। और मैं आप लोगों के बीच आप लोगों की सुलेखा पांडे, आप मुझे मेंटोर कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस की दुनिया में ले जाने के लिए आई हूँ। तो मैं आप लोगों को अपने साथ, मेरे साथ इन्वायरमेंटल साइंस की दुनिया में सैर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये मेरा इन्वायरमेंटल साइंस का दूसरा वीडियो है। तो दूसरा वीडियो जो है वो हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि इकोसिस्टम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट क्या है और बायोम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये पढ़ रहे हैं कि इस क्लास में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल साइंस में 4th रैंक हासिल किया है। तो हम ये डिस्क्राइब या फिर मैंने किस तरीके से 4th रैंक हासिल किया ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आंसर किस टाइप से लिखा जाए कि आप लोगों को मार्क्स अच्छे आए। आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आंसर राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस से आंसर राइटिंग करोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से निखर कर आता है। निखर कर आने की वजह से मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा आप हैंडराइटिंग भी देख ही रहे हो, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है पर उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। मैंने 63% स्कोर किया था। 63% मैंने इसमें स्कोर किया था। उसका कारण यही है कि मुझे आंसर राइटिंग का पैटर्न पता था कि आंसर राइटिंग कैसे करके आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। अगर आपकी 10 नंबर के क्वेश्चन है तो आप 8 से 9 नंबर इसमें स्कोर कर सकते हो बाय दिस पैटर्न। तो पैटर्न क्या होगा हमारा आंसर लिखने का। तो चलिए आज हम उसी पैटर्न पे अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद सारे पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। तो जैसे हमारा टॉपिक ही है आज का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है तो मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख रखा है कि डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अगर आप इसको दूसरे भी वे से क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है क्वेश्चन में तो हमें उसे कैसे लिखना होगा। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है क्वेश्चन में तो हमें यही लिखना है कि पहले तो हमें इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बता देना है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। फिर भी मैं एक बार उसका डेफिनेशन बता देती हूँ ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें पता भी चले कि हम उसको कैसे लिखेंगे। पहले हम इसका कीवर्ड पकड़ेंगे कि हमें क्या लिखना है भाई इकोसिस्टम के बारे में। तो पहले हम इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिख देंगे कि इकोसिस्टम क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे इकोसिस्टम का डेफिनेशन ये है कि वेयर अ बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, द प्लेस दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो वो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम मतलब दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता है हमारा। इकोसिस्टम का हमने एक परिभाषा दे दिया, हमने कुछ भी एग्जांपल दे दिया। अगर आप एग्जांपल भी देना चाहते हो तो मेरी पिछली वीडियो में जरूर देख लें कि मैंने उसमें एग्जांपल देकर के एलिब्रेट किया है कि इकोसिस्टम क्या है। तो हम उसमें एग्जाम्पल दे करके लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में। मेन हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो हमें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। हम उसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है 3 पार्ट, है 3 पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या है भाई, एनर्जी फ्लो।
एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, ऊर्जा का प्रवाह तंत्र क्या है, वो कैसे एक से दूसरे में जाती है, किस जरिए जाती है। दूसरा है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट मतलब हमारे पोषण, पोषण वाला जो साइकिल है, पोषण का जो चक्र है वो कैसा चक्र है, इसमें कौन कौन से चक्र आते हैं और हमें कौन कौन से चक्र पढ़ने हैं, वो सब भी हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। ये हमारे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम उसके पहले तो हम ये 3 पॉइंट्स लिख लेंगे, अब उसके बाद हम एक एक करके सारे पॉइंट को एलिब्रेट करते जाएंगे और उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। उसे कैसे लिखेंगे मैं ये भी बताने की आपको, मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं भाई, एनर्जी फ्लो है, तो एनर्जी कैसे फ्लो करता है, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अदर बायोटिक component, okay, energy we get from food flow from one to flow from प्रोड्यूसर टू, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया है। अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी जानना है तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई बात नहीं है, ये फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, एनर्जी का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो जो है वो मतलब एनर्जी क्या है इसका, ये तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। एनर्जी जो है, एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। किस पे काम करती है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि ऊर्जा तो ना तो नष्ट होती है, ना ही उसकी उत्पत्ति होती है, और ना ही वो विनाश हो सकती है, वो खत्म नहीं होती है, बस वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, वो रूपांतरित होती है, वो अपना रूप बदलती है, बस इसका यही है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ये काम करती है। तो ये हमने जाना कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जिनको नहीं पता हो पर वो टेंशन ना लें, क्योंकि उसमें हमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस यही पॉइंट लिखना है कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम यही है कि ऊर्जा जो है तो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, रूपांतरित होती है, वो अपना स्वरूप बदलती है। जैसे गीता में ही है, आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, ना जन्म लेती है, बस वो शरीर बदलती है, जैसे वस्त्र बदलती है वैसे ही ऊर्जा का भी नियम यही है। तो ऊर्जा के नियम की वजह से हमें इसमें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका 2 पॉइंट मैंने बता दिया भाई। पहला पॉइंट यही है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही यह नष्ट हो सकती है, बल्कि यह एक स्वरूप बदलकर दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उपयोगी ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है। मैंने ये पोषण स्तर हम जब पढ़ रहे हैं, जब हम ये फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, एनर्जी फ्लो पढ़ रहे हैं, तो इसका एक और भी ये है कि ऊर्जा जो है हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, आगे हम मैं इसे और डिस्क्राइब करूंगी जब हम पिरामिड में जाएंगे। जब हम पिरामिड वाले सेक्शन में जाएंगे उसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड जब पढ़ेंगे, उसमें जब एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तब हम उसमें जानेंगे। अभी भी थोड़ा बहुत मैं उसको बता देती हूँ कि क्या होता है कि जब ऊर्जा जो है एक से दूसरे में जाती है तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता दूसरे को पड़ती है
और जितनी ऊर्जा मतलब मेरे शरीर को बनाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उतना मैंने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद जो रेस्ट ऊर्जा है वही ऊर्जा दूसरे में ट्रांसफर होती है। तो ये इसका दूसरा नियम कहता है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगी, दूसरा नियम किसमें बताऊंगी, पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड में। जब उसमें उसमें जब हम पढ़ेंगे एनर्जी पिरामिडल मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो चलिए ये हो गया, तो ये डेफिनेशन हो गया। अब हम इसको करेंगे कि ये जो है हमारा एनर्जी फ्लो वो दो तरीके से मतलब तीन तरीके से जाता है। वन सेकेंड, आई हैव सम कंफ्यूजन। मैंने जो यहाँ तीसरा पॉइंट आपको बताया था, इसके एनर्जी फ्लो, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल और तीसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन है। और इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं है, वो इकोलॉजिकल, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसे, इकोलॉजिकल सक्सेशन है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, सॉरी। सक्सेशन इसको क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तो हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है, तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है और तीसरा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे, इसलिए तो आप लोग टेंशन ना ले, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन लिख लें, दूसरा हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है ही, बस इतनी सी मिस्टेक हुई थी। अब हम आते हैं, अब इसको हम कहेंगे कि एनर्जी फ्लो जो है वो कैसे काम करता है, वो भी भाई तीन पार्ट में काम करता है। एनर्जी फ्लो वर्क्स इनटू थ्री पार्ट। कौन कौन से पार्ट में काम करता है भाई, तो पहला हमारा है फूड चेन। पहला हमारा क्या है भाई, फूड चेन। दूसरा है हमारा फूड वेव, दूसरा हमारा क्या है, फूड वेव। और तीसरा हमारा आता है पिरामिड। कौन सा पिरामिड आता है हमारे पास भाई, इसमें हमारा आता है पिरामिड, ठीक है। इसमें हमारा आता है तीसरा पिरामिड, तीसरा है हमारा पिरामिड, ओके। पहला हमारा फूड चेन, दूसरा हमारा फूड वेव और तीसरा हमारा पिरामिड। अब आप देखो क्या है फूड चेन, क्या होती है भाई। फूड चेन जो है इसमें मैंने पिछली क्लास में बताया था ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें सब काम आएंगी। आप देखो कैसे फूड चेन जो है ना वो क्या होती है, एक ऑटोट्रॉफ से, यानी कि ऑटोट्रॉफ को मैंने वहां बताया था कि प्रोड्यूसर कहते हैं। ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में जाती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर इसे कंज्यूम करते हैं, उसके बाद फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। ऐसे ही ये चेन चलता जाता है आपको क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक। क्या होता है, क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक, ओके। एक मिनट, ये हमारा काम करता है क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक, ओके गुड। अब क्या है, फूड चेन हमारा स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से, प्राइमरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्लाइमेक्स कंज्यूमर। तो आप इसका एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं भाई। एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम, पहला है भाई घास ले लो, क्योंकि घास प्रोड्यूसर है। घास प्रोड्यूसर है तो घास कौन खाएंगे, खरगोश, चूहे,
जिसे भी आप ले सकते हो, इसे हम चूहा ले लेते हैं। ठीक है, इस चूहे को कौन खाएगा? चूहे को खाएगा सांप। और इस सांप को कौन खाएगा? बाज। एक और इसी पे हो सकता है कि घास है, घास के बाद यहाँ चूहा है, चूहे के बाद यहाँ सांप है, सांप के बाद यहाँ पे नेवला है। ठीक है, नेवले के बाद यहाँ पे नेवले को कौन खाता है? नेवले को तो भाई कोई हेटेरोट्रॉफ ही खाएगा, या तो फिर इस पे कोई क्लाइमेक्स कंज्यूमर ही खाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी कंज्यूमर, जो लास्ट कंज्यूमर होता है, जिसको कोई कंज्यूम नहीं कर सकता है, जैसे कि आप सोच लो शेर है, शेर के ऊपर कोई कंज्यूमर नहीं है, तो वो क्लाइमेक्स कंज्यूमर कहा जाता है। तो ये फूड चेन ऐसे स्टार्ट होती है। एक और मतलब वो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, या फिर क्लाइमेक्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किया। ये ऐसे फूड चेन वर्क करता है। तो ये उसका सीरीज है, मैंने आपको बता दिया। वैसे ही मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब आप लिख सकते हैं कि फूड चेन क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फूड वेव में। फूड वेव क्या है? ये फूड चेन, ये एक चेन है, चूहा, घास, चूहा, सांप, बाज, नेवला। ठीक है, लेकिन पहले हमें दूसरी चीज, एक सेप्रोटॉप जो था हमारा, वो छूट रहा है। वो कहाँ काम आता है? आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही कि ये सेप्रोटॉप कहाँ काम आता है। मैम ने बोला था कि काम आता है, पर ये इन्होंने अभी तक तो यूज किया ही नहीं। चलिए अब हम उसका भी यूज कर लेते हैं। ये फूड चेन जो है, ये फूड चेन 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, 2 टाइप्स की फूड चेन होती है। मेरा एक सजेशन जरूर रहेगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन, मतलब जब ये क्लास चल रही हो तो आप कॉपी पेन निकाल कर रखें, और जो मैं नोट कराते जाती हूँ वो आप नोट करते जाएं, क्योंकि फिर मुझे बोर्ड से मिटाना भी होता है। तो आप अगर उस चीज को छोड़ देंगे तो आप वीडियो स्किप करके भी, मतलब वीडियो आप पॉज करके या पीछे करके देख सकते हैं। यूट्यूब में अवेलेबल तो है ही वीडियो, टेंशन की बात नहीं है। पर फिर भी मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप अगर उसको नोट डाउन करते जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेटर हो गया। तो ये फूड चेन जो है हमारा, वो 2 टाइप का होता है। फूड चेन हमारा कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का फूड चेन है। भाई कौन कौन सा फूड चेन है, कौन बताएगा हमें? अगर आप लोगों ने पढ़ा हो जरा सा भी बुक, तो आप लोगों ने के पास नाम आया होगा ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा नाम आया होगा डिट्रिटस, डिट्रिटस फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन क्या है भाई? आप समझ लो सीधा सीधी कि ये शाकाहारी फूड चेन है भाई, जो साग सब्जी से, घास से, चराई से, इसको हिंदी में चराई कहते हैं। चराई किस चीज की होगी भाई? घास की होगी, हरी पत्तियों की होगी। इसी से ये घास से जो स्टार्ट होने वाली फूड चेन है वो ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि इसको शाकाहारी फूड चेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साग सब्जी से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फूड चेन क्या है? ये मृत जीवों पर जो फूड चेन स्टार्ट होती है, मृत जीवों में, यानी कि सेप्रोटॉप से। सेप्रोटॉप क्या करते हैं? इसको सड़ाते गलाते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोटॉप से जो फूड चेन स्टार्ट होती है, जैसे कि आप सोचो कि सेप्रोटॉप से मान लो हमारा केचुआ हो गया, जो इसका एग्जाम्पल यही है कि आपके पास केचुआ हो गया। केचुआ को किसने खाया भाई? केचुआ किसका फेवरेट है? आपने बत्तख का देखा होगा, मुर्गी का देखा होगा, ये लोग इसे ही खाते हैं। तो फिर मुर्गी, मुर्गी को कौन खाती है भाई? कुत्ते भी खाते हैं, बिल्ली भी खाती है। चलिए कुत्ते लिख देते हैं। ठीक है, कुत्ते को फिर कौन खाएगा? कुत्ते को कौन खाएगा भाई? शेर, जो भी है, जो मांसाहारी है वो खाएंगे। तो ये जो फूड चेन जो आपकी डिट्रिटस से स्टार्ट हुई, यानी कि सेप्रोटॉप से स्टार्ट हुई, जो मृत जीवी है वो
उससे स्टार्ट होती है वो फूड चेन जिससे सब फूड चेन कहलाती है। तो ये हमारे पास दो फूड चेन के टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यहाँ पे हमारा फूड चेन खत्म होता है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, फूड वेब। फूड वेब क्या है भाई? ये जो फूड चेन है वो सारा फूड चेन मिला करके, मतलब एक जगह की जो फूड चेन, एक जगह की जितनी भी फूड चेन है वो मिला करके जो एक जाल जैसा, तंत्र जैसा बनाती है, उसे ही फूड वेब कहते हैं। उसे ही हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि ये प्रोड्यूसर घास है, घास से मैंने चूहा बताया, सांप बताया, बाज बताया। उसी तरीके से घास है, चूहा है, सांप है, नेवला है। नेवले के बाद फिर आप जो भी मांसाहारी जानवर समझो वो है। उसके बाद फिर घास से स्टार्ट हुआ तो खरगोश है, खरगोश को किसने खाया? कुत्ते, कुत्ते को किसने खाया? शेर ने। ऐसे ही जैसे और भी चीजें हैं, मतलब इसमें सब जो जितनी चेन है आप सब मिला करके जो एक जाल जैसा बनता है उसे भी हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। तो फूड वेब क्या है भाई? यहाँ पे सिंपल से लैंग्वेज में फूड वेब का अगर लिखना है, वेब ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। क्या कहेंगे? एक लाइन में मैंने लिखा है वेब ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पिरामिड्स में। ये टॉपिक थोड़ी सी बड़ी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो पिरामिड है वो कैसे काम करती है और कितने टाइप की होती है, क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो चलिए हम उसके बारे में करते हैं। जैसे होता क्या है कि भाई कितनी फूड चेन है, कितने फूड वेब है, हम ये कि एक स्पीशीज कितने मात्रा में अवेलेबल है, ये कैसे, कितने मात्रा में अवेलेबल है, कितना फूड चेन है, कितना फूड वेब है, ये सब हम जनरली काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने पिरामिड बनाना स्टार्ट किया, उसका एक डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। तो अब तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है भाई? इसका एनर्जी फ्लो का तीसरा पॉइंट है हमारे पास पिरामिड। इसे हम नाम दे देते हैं 1.3। ठीक है, 1.3 है पिरामिड। पिरामिड है, ये पिरामिड क्या होता है? ये डायग्राम है। हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि क्या फूड चेन और फूड वेब हमें बताना चाहता है। हम मतलब अगर इसे हम एक लाइन में बोले तो खाद्य उत्पादक पिरामिड का आधार होता है तथा शीर्ष मांस बच्ची उसकी शिखर होती है, ये जानते हैं। पोषण स्तर को आरेखीय ढंग से दर्शाया जाता है डायग्राम ऑफ एनर्जी फ्लो is known as पिरामिड। ठीक है, पिरामिड की तरह उसे जाना जाता है। ठीक, अब चलिए हम पढ़ते हैं कि पिरामिड होते कितने टाइप के हैं। पिरामिड कितने टाइप के होते हैं? पिरामिड होते हैं हमारे पास 3 टाइप के पिरामिड है। 3 टाइप के पिरामिड है। चलिए हम ये पॉइंट में लिखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, ये नंबर के आधार पे पिरामिड बनाया जाता है। बी है पिरामिड ऑफ, बी क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास। अब आप लोगों का क्वेश्चन राइज होगा, व्हाट इज बायोमास? ओके, बायोमास क्या है? चलिए तीसरा भी पहले हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ
एनर्जी। हम तीनों का नाम लिख लेते हैं। हमने तीनों का नाम लिख लिया तीनों का नाम। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि बायोमास क्या होती है। भाई बायोमास के बारे में तो हमने सुना नहीं कि बायोमास क्या है। बायोमास क्या है, चलिए बायोमास को समझते हैं। पहले बायोमास को समझेंगे या फिर पहला पॉइंट समझते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताना चाहता है कि ये जो स्पीशीज हैं वो नंबर में अवेलेबल है। नंबर में अवेलेबल होने की वजह से इसका पिरामिड कैसे होगा। मान लीजिए प्रोड्यूसर आपका ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसको कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम मात्रा में अवेलेबल है, मतलब नंबर में अवेलेबल है, और उसके ऊपर वाले कम नंबर में अवेलेबल है, उसके ऊपर वाले कम नंबर में अवेलेबल है, और क्लाइमेक्स कंज्यूमर जो है वो सबसे कम नंबर में अवेलेबल है। तो क्या होगा फिर उसका पिरामिड, उस हिसाब से हम पिरामिड का निर्माण करते हैं, यानी पिरामिड उसको बनाते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर हमें क्या बतलाता है कि इसमें जो है ये दोनों जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ नंबर, ये दो तरीके के होते हैं, अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट यानी कि ऊपर की ओर जाते हुए और इन्वर्टेड यानी कि नीचे की ओर आते हुए। तो अपराइट एंड इन्वर्टेड, ये दोनों होते हैं अपराइट एंड इन्वर्टेड। अब चलिए हम देखते हैं कि अपराइट और इन्वर्टेड कैसे होते हैं। तो ये हमारा भाई पिरामिड ऑफ नंबर है। जैसे ये हमारा पिरामिड है, ठीक है, ये हमारा पिरामिड है। आप सोचो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि प्लैंकटन जो है प्रोड्यूसर, मैंने कल ही बताया था कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कौन है भाई, प्लैंकटन। तो प्लैंकटन जो है, या जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं हम, प्रोड्यूसर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, वो उतना ही ज्यादा कंज्यूम भी होता है प्राइमरी कंज्यूमर के द्वारा। इसमें हम इसको छोटी मछली लिखते हैं, फिश लिखते हैं। इसमें आप शार्क लिखो, इसमें आप व्हेल मछली लिखो, ठीक है। आप देखो कि प्लैंकटन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, इसलिए उसको स्पेस हमने ज्यादा दिया है। उसके ऊपर डिपेंड रहने वाली प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है, वो प्राइमरी कंज्यूमर कैसा है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा जो है फिश, वो उससे कम मात्रा में है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा कितना है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा उससे कम मात्रा में है, उसके कम नंबर में है, और वेल हमारे सबसे कम नंबर में है, जिसको हम लोग क्लाइमेक्स कंज्यूमर कहते हैं। ये हमारा हो गया अपराइट, ऊपर की ओर जाता हुआ। अब आप सोचो, ये तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट ही रहेगा। किसमें अपराइट रहेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रही हूँ मैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर का जो पिरामिड रहेगा वो अपराइट रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, आप बताओ, अब हम किस पे आएंगे, इसका अपराइट। आप लोग, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसे मिटा रही हूँ। तो अब आएगा हमारा इन्वर्टेड वाला। तो चलिए इन्वर्टेड वाला कैसे है, जैसे कि ये है हमारा पिरामिड,
ठीक है, पिरामिड है। ये क्या है, हमारा पेड़ है एक, ठीक है, प्रोड्यूसर है, पेड़ हमारा प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर है और इस पे डिपेंड रहने वाले, एक पेड़ पे बहुत सारी प्रजातियां स्पीसीज डिपेंड रहती हैं, तो इस पे रहने वाले स्पीसीज की संख्या 500 है। पेड़ एक ही है, स्पीसीज की संख्या, सॉरी, स्पीसीज की संख्या, सॉरी, ये मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं इसमें एक बार फिल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे लिखती हूँ, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप सोचो कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर बहुत सारी स्पीसीज, क्लाइमेक्स भी है, प्राइमरी भी है, बहुत सारी स्पीसीज डिपेंड रहती है, बहुत सारी स्पीसीज उस पे रहती हैं। तो इतनी सारी स्पीसीज रहती हैं, इसलिए क्या है कि भाई प्रोड्यूसर तो हमारा एक ही है और उस पे रहने वाले स्पीसीज इतनी ज्यादा हैं, ज्यादा संख्या में है, इसलिए ये जो है तो हमेशा इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड रहता है। चलिए डायग्राम देखें एक बार। ये डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। ये हमारा एक पेड़ है, तो पेड़ की संख्या भाई कम हो गई, पर इस पे रहने वाले स्पीसीज तो बहुत है ना। प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर के, प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर के क्लाइमेक्स कंज्यूमर तक सब इस पे है, सब इस पे डिपेंडेंट है। आप चूहा ले लो, सांप ले लो, बाज ले लो, इस पेड़ पर कितने सारे डिपेंड रहते हैं, कितने सारे स्पीसीज इसमें रहते हैं, पक्षी हैं, चिड़िया है, कितना स्पीसीज इस पे रहता है। पैरासाइट्स में भी कितने सारे स्पीसीज रहते हैं। इसकी संख्या, अगर एक पेड़ पर रहने वाले स्पीसीज की संख्या अप्रोक्स 500 मान लिया जाए, तो पेड़ तो हमारा एक ही है, लेकिन स्पीसीज हमारे 500 है गिनती में। तो ये क्या हुआ भाई, हमारा इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। इसलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये हमेशा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है, इन्वर्टेड रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा है, उस पे डिपेंड रहने वालों की संख्या कम है। यहाँ पे प्रोड्यूसर की संख्या कम है और उस पे डिपेंड रहने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स है। अब हम दूसरे सेक्शन में, दूसरा पॉइंट है हमारा पिरामिड ऑफ, अब आप देखो इसमें से हमने कितने सारे पॉइंट, और इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को उसको लिखने में कोई भी परेशानी होगी। आप जितने डायग्राम बनाओगे, जितना अच्छे से आप लिखोगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे से आएंगे। आप जितना सजा कर उसे लिखो, मार्क्स आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ तक कि तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। अब मेरा हम लोगों का भाई सेकेंड क्या था, सेकेंड था हम लोगों का पिरामिड ऑफ बायोमास। अब आप लोग पूछोगे कि ये पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है। मैंने पहले भी सोचा था कि बताऊं, लेकिन फिर सोचा कि एक बार इस पॉइंट पर आते हैं तब एलिब्रेट करते हैं व्हाट इज बायोमास। बायोमास क्या है हमारा, आपने नंबर, मान लो कि नंबर 1 2 छूट गया, आपने नंबर नहीं कर सका। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही आप मछली पकड़े, अब मछली आपने ढेर सारी पकड़ी, आप काउंट नहीं कर सकते हो कि मछली में हमने कितनी पकड़ी, तो आप क्या करोगे, उसे तौलोगे, उसे मापोगे। कि मापने का दूसरा तरीका निकालेंगे हम लोग कि भाई पानी कितना है, ये पानी इतने लीटर में है, तो उसमें रहने वाले स्पीसीज इतने भार में है। तो हम वेट के द्वारा, अब हम काउंटिंग से हट करके वेट पे चले जाएंगे। तो बायोमास क्या है, एक स्पीसीज का, किसी भी एक स्पीसीज का
एक स्पीसीज का फुल वेट, मतलब सारे स्पीसीज को मिला करके वेट ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीसीज। वेट, फुल वेट ऑफ, ठीक है, फुल वेट ऑफ वन टाइप ऑफ स्पीसीज। हमने एक टाइप की स्पीसीज ले ली और सारे स्पीसीज को एक मात्रा में, मतलब उसको एक साथ तौल दिया, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्पीसीज होते हैं, काउंट करने में असुविधा होती है। तो नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर जब वर्क नहीं करने लगा तो हम लोगों ने पिरामिड ऑफ बायोमास निकाला। बायोमास तो वही है भाई कि एक स्पीसीज का फुल वेट, मतलब सारे को हमने ले लिया स्पीसीज, इंडिविजुअल नहीं, पूरा कम्युनिटी में हमने उसको एक साथ उठाया और उसका पूरा हमने वेट किया। तो उसको हमने जब पूरी को एक साथ तौला तो वो जो आता है वो उसका बायोमास कहलाता है। तो बायोमास का ये है कॉन्सेप्ट। अब इससे एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोमास में कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, कौन सा स्पीसीज का बायोमास सबसे ज्यादा है। तो उसका नाम है क्विल मछली, क्विल फिश। ओके, क्विल फिश जो है वो बहुत छोटी मछली होती है, बहुत छोटी मछली की प्रजाति होती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा बायोमास में अवेलेबल है। तो अब आप लोगों को बायोमास समझ में आ गई होगी कि बायोमास क्या है, ठीक है। अब हम इसका वेट निकालेंगे कि इसका वेट क्या, मतलब इसका वेट नहीं, इसका हम पिरामिड बनाएंगे। तो मैंने इसमें भी बताया था कि पिरामिड दो टाइप से इसके बनते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट और इन्वर्टेड। ओके, चलिए अब हम इसको भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि ये अपराइट कब होता है और इन्वर्टेड कब होता है, ठीक है। तो आप सोचो कि बायोमास अपराइट कब होगा और इन्वर्टेड कब होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर में हमने कब देखा था, अपराइट एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड कब देखा था, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। पर यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, अपराइट किस में होगा भाई, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अपराइट किस में होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में क्यों होगा भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, पेड़ का भार तो उस पे रहने वाले स्पीसीज के, सारे स्पीसीज के भार से ज्यादा ही होगा। पेड़ का भार अगर आप मान लो कि 1000 केजी है, ठीक है, 1000 केजी है, उस पे रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर का भार कितना होगा, प्राइमरी कंज्यूमर का भार भाई 100 केजी होगा। उसके ऊपर वाले का भार कितना होगा, 10 केजी होगा। उसके ऊपर वाले का भार 1 केजी होगा। इसे ये हमने बताया कि ये ऐसे वर्क करता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये अपराइट जाएगा। अब उसके उल्टा इन्वर्टेड किस में होगा भाई, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बताइएगा कैसे। वो ऐसे कि इसका जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे आप सोच लो कि छोटी मछली है, छोटी मछली का भार तो कम होगा। प्रोड्यूसर सबसे पहले तो भाई प्लैंकटन का भार, प्रोड्यूसर का भार इसमें कितना होगा, सारे प्रोड्यूसर को भी आप मिला लोगे तो यहाँ 1 केजी ही भार होगा। उसके ऊपर छोटी मछलियों का भार भाई 10 केजी हो गया मान लीजिए, उससे छोटी मछली का भार आपको 100 केजी हो गया, लेकिन व्हेल मछली का भार तो आपको 1000 केजी से ऊपर ही होगा, है ना। तो ये ऐसे काम करती है, 1000 केजी नहीं है, ये हमने मान करके चला कि ये ऐसे काम करती है। अगर मान लो कि आप उसको 1000 केजी नहीं मानो तो आप यहाँ पे किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो,
कितनी भी केजी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि 1 केजी 10 केजी लिया है ना, व्हेल मछली का आप अप्रोक्स कितना मानोगे? आप जितना भी मानो, ठीक है। जैसे मान लो कि 500 किलो की मछली है ये, है ना, ये तो भाई 100 केजी की ही होगी, ये 10 केजी की होगी और ये इतने केजी की होगी, ठीक है। बायोमास का जो मैंने बताया, इसको मापने का जो मात्रक है वो हम कैसे मापते हैं, इसका मात्रक हम कैसे देते हैं? इसका मात्रक है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, हम इसे ऐसे मापते हैं। तो हम ये केजी ना लिख करके ग्राम पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझती हूँ। तो आप यहाँ पे केजी ना लिख करके ग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कितना ग्राम है वो हमें लिखना होता है, ठीक है। यहाँ भी हम उसको सुधार लेंगे, के हटा करके यहाँ पर बस मीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम उसको जो है वो एरिया के हिसाब से मापते हैं कि एरिया, इतने एरिया में जो बायोमास है, जो इतने स्पीशीज पाए जाते हैं वो कितने भार में अवेलेबल होंगे, हम उस हिसाब से मापते हैं। इसलिए हम इसको एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया भाई अपराइट और इन्वर्टेड किसमें होता है। हमेशा याद रखिएगा पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में और इन्वर्टेड होता है टेरेस्ट्रियल में, और उसका उल्टा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास में। पिरामिड ऑफ बायोमास में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपराइट जाती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड रहती है, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट में इसमें आ जाएंगे भाई पिरामिड के तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या है हमारा? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी का तो मैंने पहले ही बताया था कि एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करने की वजह से तीसरा हमारा पिरामिड में तीसरा हमारा कौन सा है? पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का जो भी है वो हमेशा एक ही वे में बनता है, उसका कभी भी पिरामिड का मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो दो में नहीं होता है, उसको अपराइट और इन्वर्टेड दो भाग में नहीं बनता है, वो हमेशा एक ही अपराइट ही फ्लो करता है। अपराइट ही फ्लो करता है तो कैसे फ्लो करता है? जैसे हमने इसमें आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? एनर्जी हमेशा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियम पे काम करता है, मतलब दो नियम इस पे लागू होते हैं। पहला नियम कौन सा है भाई? चलिए हम दोनों नियम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नियम यही है कि ऊर्जा जो है उसका ना तो सृजन होता है, ठीक है, ना सृजन होता है ना विनाश होता है, ठीक है, बस वो रूपांतरित होती है, अपना रूप बदलती है। और दूसरा क्या है कि ऊर्जा जब रूप बदलने लगती है तो जितनी उसकी उपयोगी ऊर्जा है वो ही रूपांतरित होती है और अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो खपत हो जाती है, जिससे हम समझते हैं कि वो नष्ट हो जाती है। उपयोगी ऊर्जा
रूपांतरित होती है और अनुपयोगी ऊर्जा खपत होती है, अनुपयोगी ऊर्जा कंज्यूम हो जाती है, खपत हो जाती है और हमें लगता है कि वो नष्ट हो गई है, जबकि वो नष्ट नहीं होती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और दोनों इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर ने अपना खाना स्वयं बनाया, इसके पास कितनी ऊर्जा है भाई? 100% ऊर्जा है। 100% ऊर्जा का इसने क्या किया? 90% ऊर्जा इसने यूज किया अपना बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए इसने यूज किया? अपना 90% ऊर्जा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अपने शरीर को बनाने के लिए, अपने शरीर में जो हमारे शरीर की संरचना में जो ऊर्जा खर्च होती है, वो ऊर्जा भी तो भाई हम इसी ऊर्जा से लेते हैं। तो इसका 90% ऊर्जा जो है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के लिए, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए खर्च हो जाती है 90% ऊर्जा, ठीक है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट लिख देते हैं। डेवलपमेंट में खर्च होती है 90% ऊर्जा। अब जो इसका प्राइमरी कंज्यूमर होगा उसके पास कितनी ऊर्जा जाएगी? क्योंकि 90% तो खपत हो चुकी है, तो इसके पास मात्र 10% ऊर्जा जाएगी। ये 10% ऊर्जा प्राइमरी कंज्यूमर का 100% ऊर्जा हो जाती है। 100% ऊर्जा होती है, इसका भी ये 90% क्या करता है? कंज्यूम कर लेता है अपना बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, और इसका भी 10% ही इसमें जाती है, और वो कितनी होगी भाई? 1%, ठीक है। अब ये इसका 100% हो गया, इसका 90% इसने भी अपनी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यूज की। अब इसका जो क्लाइमेक्स के पास जाएगा वो कितना जाएगा? 0.1%। तो ये हमेशा अपराइट ही चलती है। आप इसमें देखो कि इसकी दोनों नियम कैसे लग रही है। ऊर्जा ना तो सृजन हुआ ना ही विनाश हुआ, इसका ये जो है वो अपना पोषण स्वयं बनाती है, पर ऊर्जा का सोर्स, एनर्जी का सोर्स जो है, तो इसका तो सूर्य ही है, सूर्य का प्रकाश ही है। प्रकाश से जो ऊर्जा इसको मिली, उस ऊर्जा का इसने कन्वर्ट किया फूड में, ठीक है। उसके बाद इस फूड को हमने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, और उसमें वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी, और फिर इससे ये इसमें कन्वर्ट हुआ और इससे ये इसमें गया। एक से ये दूसरे में जाती है, ना तो इसका विनाश होता है ना ही इसका सृजन होता है, ये बस रूप बदलती है। उसी तरीके से दूसरी क्या हुई? दूसरा रूल इसका क्या है? उपयोगी ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हुई, वो एक से दूसरे में गई, लेकिन अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो अपशिष्ट के रूप में निम्नीकृत हो जाती है, यानी कि इसके द्वारा यूज हो जाती है। अब वो अनुपयोगी ऊर्जा जो है वो उसके द्वारा खपत हो जाती है, और हमें लगता है कि इसका ह्रास हो गया, इसका विनाश हो गया, जबकि ये विनाश होता नहीं है, ये रूप बदलती है और हमें बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी देती है, हमारा बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी करती है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब ये हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब हमारा एनर्जी फ्लो खत्म हुआ, ठीक है। एनर्जी फ्लो खत्म हुआ, उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिएंट साइकिल। हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है भाई? न्यूट्रिएंट का भी वही है, सिंपल। वो भी खपत, मतलब क्या होता है, वो नष्ट होती है, लेकिन क्या है ना कि उसका एक चक्र चलता है। ये यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे फिर वो अपना उसी जितना हमने कंज्यूम किया उतना हमने फिर मतलब उतना फिर नेचर ने बना लिया, या उतना फिर से डेवलप हो गया, तो वो ही हमारा साइकिल होता है।
तो साइकिल जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पोषण का जो चक्र होता है, न्यूट्रिएंट का जो साइकिल होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाता है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है हमारे पास, वो दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। अब कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल एक होता है परफेक्ट साइकिल। कौन सा साइकिल होता है भाई? परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल किसको कहते हैं? जिस साइकिल में जितना न्यूट्रिएंट हमने यूज किया उतना फिर से रिकवर हो गया, तो वो परफेक्ट साइकिल है। और दूसरा है भाई इम्परफेक्ट साइकिल। इम्परफेक्ट साइकिल क्या हुआ? इम्परफेक्ट साइकिल, ये इम्परफेक्ट साइकिल क्या है? जितना न्यूट्रिएंट यूज हुआ वो रिकवर नहीं हो पाया, तो वो इम्परफेक्ट साइकिल है। All gases cycle are known as perfect cycle, ठीक है। और all sediment cycle are known as imperfect cycle। अब इससे हमें एक चीज और पता चली कि साइकिल भाई दो तरीके की होती हैं। कौन कौन तरीके की होती हैं? गैसेस साइकिल और सेडिमेंट साइकिल। कौन कौन साइकिल होती है? गैसेस साइकिल एंड सेडिमेंट साइकिल। तो हमें भाई इसमें ज्यादा साइकिल पढ़ने नहीं है, हमें गैसेस साइकिल में कौन कौन से साइकिल पढ़ने हैं? नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने हैं और कार्बन साइकिल पढ़ने हैं और वाटर साइकिल पढ़ने हैं। वाटर साइकिल मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट साइकिल है, हम वही साइकिल पढ़ेंगे। सेडिमेंट साइकिल में हम दो साइकिल पढ़ेंगे। कौन कौन से साइकिल पढ़ेंगे? गैसेस साइकिल में हमने बताया कि हम कौन कौन से साइकिल पढ़ेंगे भाई? नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, वाटर साइकिल पढ़ेंगे और कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। और सेडिमेंट साइकिल में कौन कौन से साइकिल पढ़ेंगे? फास्फोरस साइकिल पढ़ेंगे और सल्फर साइकिल पढ़ेंगे। कौन कौन से साइकिल पढ़ेंगे? फास्फोरस और सल्फर साइकिल पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा जो आता है पॉइंट, इसमें नहीं है, इसमें तो दो ही साइकिल है। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हमारा एक पॉइंट है। तो चलिए हम न्यूट्रिएंट साइकिल की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल हमारा हमें क्या बतलाता है? ये अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल। तो परफेक्ट साइकिल कौन से साइकिल है भाई? ऑल गैसेस साइकिल। क्यों? क्योंकि गैसेस जितने यूज होते हैं उतने रिप्लेस भी हो जाते हैं। इसको हम किस बेस पे बोलेंगे? ऑन द बेस ऑफ रिप्लेसमेंट। ऑन द, हाँ, imperfect cycle and perfect cycle। दे रहे परफेक्ट साइकिल।
ये हमारा ऑन द बेस ऑफ रिप्लेसमेंट। वेट अ मिनट। चलिए इस क्लास का हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइमिंग हो रही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का सेक्शन पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे पांचों। वाटर साइकिल, कौन कौन से साइकिल हमें पढ़ने हैं, चलिए एक बार हम उसके नाम लिख लेते हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आज हम थोड़ा सा बता देते हैं। हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल में दो टाइप के साइकिल होते हैं। पहला है गैसेस साइकिल, दूसरा है सेडिमेंट साइकिल। गैसेस साइकिल में हमें कौन कौन सा पढ़ना है? वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और तीसरा कार्बन साइकिल। फिर सेडिमेंट साइकिल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे? फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। और आप लोगों को और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा वो क्या कहते हैं उसे, टेलीग्राम चैनल, टीचमेंट का सारे का लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टीचमेंट मेरा ऐप डाउनलोड करें, मेरा टीचमेंट का ऐप इनरोल करें, उसमें स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इनरोल करें और मुझे सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।